नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अप्रैल 12 को जो है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो कि यूएस गवर्नमेंट जो है यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन पाकिस्तान जो है वो जो है पाकिस्तानी को जो है देती है यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए। उसकी 12 अप्रैल जो है उसकी डेडलाइन है। फुल ब्राइट जो है उसकी एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है और मिलने के चांसेस कैसे जो है इंक्रीज हो जाते हैं? उस्मान साहब। थैंक यू सर। असल में देखें, फुल ब्राइट एक प्रोसेस तो बहुत अपेरेंटली सिंपल है। लाइक के आप जिस तरह आपको तकरीबन फरवरी में वो अनाउंस करते हैं, एक एप्लीकेशन आपने देनी है, वन टाइम एप्लीकेशन होती है, वो उसी एप्लीकेशन को इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर दैट, फिर वो जो आगे के प्रोसेसेस हैं वो बहुत इजी हो जाते हैं। फिर वो खुद हैंडल करते हैं फुल ब्राइट वाले, मतलब यूएससीएफपी पाकिस्तान वाले जो है वो आपके बिहाफ पे अप्लाई करते हैं और आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, जो भी आपके बिहाफ पे, वो 4 to 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, जहां से भी आपको वो आ जाता है, एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो फिर वो अपनी कॉस्ट शेयरिंग देखते हुए आपको किसी एक में प्लेस कर देते हैं। इस हवाले से फुल ब्राइट इज अ ब्लेसिंग फॉर एटलीस्ट फॉर पीपल लाइक मी, जो बहुत ज्यादा एक्टिवली रीच आउट नहीं कर सकते यूनिवर्सिटीज को, और 5-7-10 जगहों पे अप्लाई करने का स्टेमिना नहीं है उनमें। उनके लिए फुल ब्राइट इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओवरऑल जो चांसेस वाली बात है, उसके लिए मेरा उसके बारे में हमेशा ये रहता है, क्योंकि ज़ाहिर हम तो खुद कुछ गुजरे 5-7 साल पहले से, फिर बहुत अरसे से ज़ाहिर है जब से हम आए हैं तो दोस्त स्टूडेंट्स और वो है उनके भी हम राब्ते में रहते हैं। मुझे लगता है कि जो 3 चीजें हैं जो फोकस करनी है, जिसको मतलब इट्स आइडिया ये है कि एक पूरा पैकेज है। देखें, कोई एक चीज ये नहीं है कि आपका जीपीए 4 out of 4 है तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपका जीआरई का स्कोर 330 है तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। इट्स एक्चुअली अबाउट होल पैकेज, और उसके अंदर 3 चीजें हैं जो मैं समझता हूँ। एक, आप जो आपने हाईलाइट करनी है, जो आपने शो केस करनी है इन योर एप्लीकेशन, and by showcasing I mean using your application form, your essays, everything, these are the 3 things that you should be focusing on. Your academic achievements, जिसमें आपके ग्रेड्स हैं, टेस्ट हैं, आपके कोर्सेज हैं अगर आपने कोई और लिए हुए हैं, आपके रिसर्च एक्सपीरियंस है, पब्लिकेशंस हैं, everything that comes under the umbrella of academic achievements. Then is your personal qualities. How are you a person, like it's not just कि आपने ठीक है 4 GPA आपका है, लेकिन आपकी मोटिवेशन टू अप्लाई क्या है, आपकी वर्क हैबिट्स कैसी हैं, आपका पर्पस जो है उसकी सीरियसनेस कितनी है, आपकी मेच्योरिटी, इमोशनल मेच्योरिटी कैसी है, रिसोर्सफुलनेस, इनिशिएटिव, एंड योर पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टू द फील्ड वंस यू आर डन विद योर प्रोग्राम। सो ये आपकी पर्सनल क्वालिटीज हैं जो यू शुड बी हाईलाइटिंग। इसके अंदर बहुत सारी ज़ाहिर है, इसके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि वो जो रेफरेंस लेटर वो मांगते हैं, उसके अंदर उन्होंने कुछ क्वालिटीज दी होती हैं, तो go through those qualities and try to highlight those qualities using your own story, कि मेरे में ये किस तरह मौजूद हैं जो उन्होंने आपके रिकमेंडर से मांगनी, वो वाली। उसके अलावा फिर फाइनल जो तीसरी चीज है वो मैं समझता हूँ वो है आपके फ्यूचर गोल्स। और फ्यूचर गोल्स 2 तरह से, एक है आपका पर्सनल फ्यूचर गोल्स, कि आपके एज अ पर्सन आपको क्या फायदा देगा ये प्रोग्राम, एंड सेकेंडली ये प्रोग्राम आपकी कंट्री के लिए, आपकी फील्ड के लिए, आपके इंस्टीट्यूशन के लिए, आपके सिटी के लिए वो किस तरह इंपॉर्टेंट है, सो और एंड हाउ फुलब्राइट कैन help you achieve those objectives. So these are the 3 things that I think should be highlighting. बाकी जब अगर आपके कोई फर्दर होंगे तो मैं उनमें बाद में करूंगा, और जर्क साहब भी जाहिर है उस पर बेहतर बताएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये 3 चीजें हैं जो यू शुड बी हाईलाइटिंग। थैंक यू जी। जर्क साहब, आपने एमएस के लिए जो है अप्लाई किया था, तो इसका क्या प्रोसेस होता है? रिलेटिवली उससे सिंपलर है, और क्या उस वक्त भी एमएस के लिए भी जीआरई चाहिए होता है, स्कोर वगैरह मैटर करता है या नहीं? जी, एमएस के लिए और पीएचडी के लिए तकरीबन सेम ही चीजें चाहिए होती हैं। बेसिकली आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो कि थोड़ा सा ज्यादा मैटर करता है पीएचडी के बारे में, लेकिन अगर आप एमएस में कर रहे हैं, क्योंकि आप बैचलर से जा रहे हैं और बीएस से जा रहे हैं, आपकी इतनी रिसर्च आउटपुट नहीं होती और आपको इतना पता नहीं होता, तो आपका जो है वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। करता है, उसकी वेटेज होती है, पर पर्सनल स्टेटमेंट, जीआरई, ये सब कुछ सेम होता है आपके दोनों केसेस में, मास्टर्स के केसेस में भी और पीएचडी के केसेस में। और उस्मान साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। मैं इनको कहता हूँ कि मेरी भी यही राय है। बेसिकली आप अगर अपना पर्सनल स्टेटमेंट, जो मेरा पर्सनल स्टेटमेंट था मास्टर्स के लिए, तो मैंने जिस तरह लिखा वो बेसिकली यही था, जिसकी वजह से मुझे, मेरे ख्याल में मुझे
Fulbright मिला rather than my GRE score. मेरा GRE score was around 310, which is not that high. आप अगर 340 को देखते हैं जो कि highest score है, 310 जो है वो तकरीबन normal में आता है, average में आता है, above average आता है. तो आपका GRE स्कोर इतना मैटर नहीं करता, rather than your motives and आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने अपने पर्सनल स्टेटमेंट में अपने आप को किस तरह रिप्रेजेंट किया है. और मैं एज अ पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में अगर बात करूं तो पर्सनल स्टेटमेंट मैंने इस तरह लिखा कि बेसिकली वो एक बायोग्राफी होती है आपकी अपनी, कि आपने अपने बारे में आप क्या सोचते हैं और अपने आप को किस तरह आप प्रेजेंट करना चाहते हैं एक पेज ऑफ पेपर पे. तो एक टाइटल होता है. मैं बेसिकली जब भी किसी कोई मुझसे पूछता है कि पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह लिखते हैं, तो मैं उसको कहता हूँ कि आप पहले 2 दिन तो सिर्फ एक टाइटल पे बेस करें कि टाइटल आपका पर्सनल स्टेटमेंट का टाइटल क्या होना चाहिए. कि आप उसको एक सेंटेंस कर लें, जैसे आप एक ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, एक बुक लिख रहे हैं, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए. तो फिर उसी टाइटल के मुताबिक जो है आप अपना पर्सनल स्टेटमेंट उसी के हिसाब से लिखें. और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स मेरे में एमएस में रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि मेरी इतनी रिसर्च आउटपुट नहीं थी बैचलर्स में, मेरे बीएस में, तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स यही होते हैं कि बेसिकली आप अपने आप को गेज करते हैं कि मुझे आगे क्या करना है और मुझे आगे की क्या कौन सी फील्ड है मेरी और उस फील्ड में किस तरह मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ और फुलब्राइट मुझे किस तरह नर्चर कर सकता है उसके हवाले से और किस तरह प्रोवाइड कर सकता है. और यही चीजें हैं बड़ी. अगर आप देखें तो उसका एक फॉर्मेट अगर आपको चाहिए हो तो आपको 3 चीजें चाहिए जो कि किसी भी पर्सनल स्टेटमेंट में होनी चाहिए. आपकी एकेडमिक प्रोफेशनलिज्म क्या है, वो पहला पैराग्राफ आप कर दें. दूसरे पैराग्राफ में अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर कर लें कि आपकी वर्क एक्सपीरियंस, रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस टू दैट एकेडमिक क्या है. और तीसरा, पाकिस्तान या फिर आप इंडिविजुअली इस फुलब्राइट से क्या चाहते हैं या किस तरह आपको वो हेल्प कर सकते. तो ये एक पर्सनल स्टेटमेंट का अगर आप देखें तो यही तर्ज अमल पे अगर आप लिखेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि फुलब्राइट या इवन एनी यूनिवर्सिटी, मैंने यहाँ पे पीएचडी के लिए भी अप्लाई किया था तो इसी तर्ज अमल पे लिखा. तो इसका मतलब आप दोनों से कि यानी सिर्फ 1-2 महीने के प्रोसेस की बात नहीं है, इससे पहले आपने क्या किया हुआ है. जैसे आपने कहा कि वर्क एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो आपका एक बायो जो है वो डेवलप इस तरीके से होना चाहिए कि वो जो है आपके चांसेस जो है इंक्रीज कर दे. ऐसा ही है आपका वर्क एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक क्या है. मतलब आपने अगर एकेडमिक में एक वर्क एक्सपीरियंस ना भी हो तो आपकी एकेडेमिया में आपने एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज क्या की, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, और वो हॉबीज जो है आपने किस तरह जो है वो आपको अलाइन करती है. एक स्टोरी किस तरह बनाते हो आप. आपका पर्सनल स्टेटमेंट एक ऑटोबायोग्राफी है आपके बारे में, तो आपके बारे में एक स्टोरी वो पेश करता है और वो स्टोरी आप किस तरह फुलब्राइट उस स्टोरी में जो है वो हेल्प कर सकता है और उसमें ऐड कर सकता है. तो बेसिकली आप उस तरह कर सकते हैं. तो मतलब है कि जिंदगी में कुछ पढ़ने के अलावा कुछ और चीजें भी, आपका एक डाइवर्स एक्सपीरियंस हो, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कोई हो, तो आपके चांसेस जो है बेहतर हो जाते हैं. जी उस्मान साहब, क्या आप एग्री करते हैं ऐसा? मैं एग्री करता हूँ ऑब्वियसली इससे, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा इसको कहूंगा कि इसको वो जो जिसे कहते हैं कॉज इफेक्ट थोड़ा चेंज है. मतलब इसमें व्हाट कम्स फर्स्ट इज इम्पोर्टेंट. ये ठीक है कि ये सब कुछ जरूरी है कि आपको लगता है कि इनके इट्स नॉट जस्ट कि आपके पास सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट्स के अलावा भी आपके पास क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके अदर एक्सपीरियंसेस, कल्चर एक्सपीरियंसेस, एवरीथिंग. ये ठीक है कि ये होनी चाहिए. हाउएवर इट्स नॉट कि ये आप 10 साल पहले से इसके बारे में इस तरह से प्लान करेंगे और फिर इस तरह करेंगे. द आइडिया इज, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि एवरी पर्सन that obviously that goes to the stage के जहां पे वो अप्लाई करने का सोच रहा है, he has a story, he has something to sell actually, he has something to focus, he has something to highlight. यार ये है वो जो मुझे डिस्टिंग्विश करता है बाकी सबसे. सो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस एप्लीकेशन के बारे में जिस तरह दर्क ने कहा कि 2 दिन आप सिर्फ उस पर दें, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो एप्लीकेशन जो ज्यादातर रिजेक्ट होती हैं उनकी वजह ये होती है कि उसका वो एक वर्क एटीट्यूड होता है कि आपने सोचा कि अच्छा कब आ रही है, 12 को आ रही है, चलो ऐसा करते हैं कि यार 9 तारीख को बैठ के एक स्टेटमेंट लिखेंगे और अप्लाई कर देंगे. ये पर्सनल स्टेटमेंट जो है, ये मतलब मैं इसके बारे में हमेशा ये लोगों को कहता हूं कि
दो के अगर आप मेरी पर्सनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे या जर्ग साहब की पढ़ेंगे या उन लोगों की भी पढ़ेंगे जो सिलेक्ट हुए हैं, तो आपको लगेगा कि यार वाह, मतलब बड़ी कमाल एप्लीकेशन है, लाइक बड़ी अच्छी लिखी है। वो एक दिन में नहीं बनी, वो इट टेक्स टाइम, लाइक वी थिंक अबाउट, आई रिमेंबर आई थॉट अबाउट इट फॉर लाइक वीक्स. When I decided to apply for it, I was thinking about it, not started writing, but I was thinking यार क्या होना चाहिए, क्या चीज है, मैं ये करना चाह रहा हूँ, उसको किस तरह से मेरे से वो कैसे रिलेटेड है, और ये वो. तो उसके बाद आप उसे लिखते हैं. तो आई ऑलवेज रिकमेंड के स्टार्ट अर्ली, आप सोचना शुरू करें, लिखना शुरू करें, एंड ऑलवेज ऑलवेज स्पेंड टाइम ऑन दैट. इट्स नॉट जस्ट कि आपने एक दफा लिख ली और वन गो में आपने कहा कि बस ठीक है. फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ऑलवेज, बिकॉज इट्स पर्सनल, जो हमें लगता है कि यार इट्स नॉट समथिंग दैट वी शुड शेयर, but always get feedback from your mentors, your advisors, people who have got Fulbright or other scholarships, or you think that know you well, ask them to go through your personal statement, your research objectives. उस feedback को incorporate करें, फिर किसी को भेजें. So like as long as you are not satisfied, if you are not satisfied, believe me, you cannot get the committee satisfied. So one thing is that. दूसरा एक इसके अंदर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो स्टोरी है, ये जो जर्ग साहब ने कहा, आई टोटली एग्री विद जर्ग. आई थिंक दो के ऑब्वियसली जीआरई की एक हैसियत है. उसकी वजह ये है कि वो सिलेक्शन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट ना भी हो, वो इवन आपके यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन प्रोसेस में भी इंपॉर्टेंट ना हो, वो तब भी एक हवाले से इंपॉर्टेंट इसलिए कि जो यूएस की एजुकेशन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड, may it be civil engineering or public policy or psychology, it requires a lot of quantitative work. So if you are not good at quantitative, not good is okay, they would make you good. But if you are not like comfortable with quantitative, it's very unlikely that you would succeed here. So it matters. But overall, the most important thing is your personal statement. So personal statement is actually is your story. मैं जब लोगों को कहता हूं तो मैं ये कहता हूं कि जैसा जर्ग साहब ने कहा ना कि आप एक टाइटल सोचें, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप ये सोचें कि यार उन्होंने आपके ऊपर आज की अगर कन्वर्जन रेट को देखें तो पाकिस्तानी 5-6 करोड़ रुपया लगाना है उन्होंने आप पे, तो थिंक अबाउट इट. कोई भी किसी को भी 5 करोड़ रुपया देंगे, वो कहेगा ठीक है मैं 2-3 साल काम कर लेता हूं. तो क्यों, वाई वाई आपने एक बहुत अच्छा, आपके पास प्रोजेक्ट है, आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है कि मैं इस पे काम करना चाहता हूं, किसी को भी पैसे देंगे वो कर लेगा. वाई यू आर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू शो दैट हाउ यू आर कनेक्टेड टू दैट आइडिया, यू आर कनेक्टेड टू, you are emotionally attached to that idea. You have the qualifications to complete that project or something. So this is how you should be thinking. Or it's not, personal statement is not your CV. It's something that your CV is not telling. So always focus on those things जो आपकी CV नहीं बता रही. आपकी CV attach है वहां पर, लेकिन वो चीजें जो आपकी CV नहीं बता रही. तो make use of your personal statement to explain why you didn't perform well in your graduation but you did well in your masters then. So use why you had less score in one particular subject. So it's something to tell them a story that explains the gaps in your CV, the gaps, or so this is I think I totally agree with Zar. Personal statement is perhaps the most important thing, and research objectives obviously the S's, both S's. अच्छा, तो जर्ग साहब ये बताइएगा कि इंटरव्यू, इसके बाद एक इंटरव्यू भी होता है, तो what should one expect in interview? So in your interview, basically what you've written down, आप जो चीजें आपने राइट की हैं और जो आपके एप्लीकेशन मटेरियल है, वो ही चीज आपसे पूछी जाएगी. उससे ना कुछ डिफरेंट आएगा, ना आउट ऑफ स्कोप कोई क्वेश्चन करेंगे. फर्ज करें मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो मुझसे कोई पब्लिक पॉलिसी का सवाल वहां पे नहीं करेंगे. वो मुझसे सिविल इंजीनियरिंग की बात ही करेंगे और वो मुझसे मेरी कॉन्फिडेंस देखेंगे कि हाउ कैन आई कैरी माई सेल्फ, क्या मैं एक गुड एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता. मेरे में फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं अपने आप में जब मैं वहां पे जाऊंगा तो मैं वो कल्चरल शॉक जो होगा मुझे, मतलब पाकिस्तान के एनवायरनमेंट से आप एक अमेरिकन एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, तो आप वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. तो ये चीजें जो है वो मोस्टली गेज करते हैं rather than asking some very tough questions. तो बेसिकली आप अगर कॉन्फिडेंट है और आपने अपना मटेरियल खुद किया है और आपने अपने आप में बिलीफ है, तो आई डोंट थिंक सो इंटरव्यू इतना ज्यादा मुश्किल होता है. मोस्टली जो प्री इंटरव्यू जो सिलेक्शन होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है rather than इंटरव्यू के बाद.
तो मकसद कहने का ये है कि जो आपने पर्सनल स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह लिखे हैं, दीज शुड कम फ्रॉम इनसाइड यू, क्योंकि ताकि Yes. जब आप कम्युनिटी के सामने बैठें तो उनको कन्विंस कर सकें कि ये जी वाकई आपने खुद लिखे हैं और आप इनमें बिलीव भी करते हैं। जी उस्मान साहब, ऐसे ही। जी बिल्कुल। इसके लिए वो हमेशा मैं हम एक समथिंग के जो इंटरव्यू के लिए जब भी किसी से भी आप मशवरा मांगे तो वो आपको जो पहला मशवरा देता है वो ये है कि बी योरसेल्फ, like don't imitate, don't try to be something else, somebody else. So obviously मैं हमेशा कहता हूँ यही पर्सनल स्टेटमेंट में भी यही चीज है और आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो लोग हैं वो कोई दूसरे शहर से नहीं आए, वो भी यही इसी प्रोसेस से गुजर के गए हैं। मोस्टली इंटरव्यूज में भी उन्होंने अपने ही एलुमिनाई बिठाए होते हैं, तो वो लोग भी वो लाइक हमारे जैसे लोग हैं और हम लोग इस प्रोसेस से गुजर के आते हैं, राइट। सो बड़ा इजी होता है ये जानना कि यार ये एक क्लीशेड स्टेटमेंट है जो इसने लिख दी है और प्रोसेस से गुजर के इंटरव्यू तक पहुंच गया या इसकी अपनी है। सो वो दैट्स if you have authenticity in your essays, you should be yourself in your interview. So interview, I totally agree, it's all about your personal statement and your research objectives. And mostly in my case, I remember, or the people that I know, उनके केस में it was always around like आपने ये लिखा है, आपका ये ऑब्जेक्टिव है, तो पहले तो ये बताएंगे कैसे अचीव करेंगे, इसे क्या होगा। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा कि जी मैं एक पॉलिसी बनाना चाहता हूँ इस चीज के बारे में, मुझे लगता है कि इसके बारे में पाकिस्तान में काम होना चाहिए। वो कहेंगे ओके आपने बना ली पॉलिसी, रिसर्च कर ली, हाउ वुड यू मेक दैट पॉलिसी टू द पॉलिसी सर्कल्स, क्या होगा, वो आपकी पॉलिसी कैसे पॉलिसी सर्कल्स तक जाएगी, आपके पास क्या वे आउट है, आपके पास क्या रोड मैप है उसके लिए, so you should be prepared for the questions like this. दूसरा ये कि वो आपको ये कहेंगे ओके आपने ये कर लिया, आप ये कर सकेंगे, लाइक यूं होगा, कैसे होगा, आपकी स्टोरी है, तो एवरीथिंग दैट यू हैव रिटन, दे वोंट आस्क यू एनीथिंग लाइक कि अगर आप पब्लिक पॉलिसी से हैं तो आपको कहेंगे कि ओके आप हम ऐसा करेंगे, नैरेटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क का पहले बताएं कि क्या होती है। कोई भी एकेडमिक क्वेश्चंस उस तरह से नहीं होते, एकेडमिक क्वेश्चंस वही होंगे जो आपने लिखे हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव में है। So it's not an IQ test or something or your knowledge test. It's about your genuineness test. कि आपने जो लिखा है वो आपने ही लिखा है, आप क्या उसको कैसे कैरी करते हैं। और जो अगली बात जो जरूर ने कही कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका your ability to adjust to the new environments. It's not the obvious, ये उसका मौका नहीं है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब हम यहाँ आते हैं तो almost every one of us goes through that process. Some people take like 2 weeks, some people take 10 years, but it's a long process of getting adjusted to the new environment. अच्छा, फाइनली आप दोनों में से कोई बताए कि ये बाकी छोटे मोटे फैक्टर्स लाइक जेंडर, नेटिव ऑफ अ रिमोट एरिया, इस टाइप की चीजें भी मैटर करती हैं, या बीइंग फ्रॉम एन एलीट स्कूल, इस टाइप की चीजें मैटर करती हैं? मैं पर्सनली ऐसे बंदों को जानता हूँ जो खारान में एक इंग्लिश टीचर है, मतलब बलूचिस्तान खारान में एक इंग्लिश टीचर है, उनको फुल ब्राइट मिल गए और वो यहाँ पे आए हैं, उन्होंने फुल ब्राइट किया है। तो ये सारे मिथ्स हैं। मैं इस तरह की कोई बात, मैं क्योंकि बलूचिस्तान से खुद ताल्लुक रखता हूँ, मुझे वहाँ की डेमोग्राफिक्स का पता है और वहाँ की फुल ब्राइटर्स का पता है। तो ये ना जेंडर पे वो कोई डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वहाँ भी कोई किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलती। वो बेसिकली मेरिट पे ही मिलता है और वो एक होलिस्टिक अप्रोच है। मतलब वो आपके पूरे एप्लीकेशन को देख के आपको फुल ब्राइट देंगे, वो आपकी बैकग्राउंड को देख के देंगे, वो आपकी जो आपकी बैकग्राउंड पे आपकी सक्सेस है उसको देख के देंगे। मतलब फर्ज करें अगर आप उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़े हैं तो वहां पे आपकी क्या सक्सेस रेट रही है और आपने कितना स्ट्रगल किया है अपने आप को मतलब यहाँ तक लाने के लिए कि आप फुल ब्राइट एप्लीकेशन अप्लाई करें। तो ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकते। अच्छा, तो मैं आई एग्री विद दैट, बट मैं मुझे इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करनी है, जो ये जो परसेप्शन प्रिवेल करती है कि यार देयर आर सम एलीट स्कूल्स हु गेट आउट ऑफ द प्रोपोर्शन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेट सिलेक्टेड, या ये कि यार जेंडर है और फीमेल स्टूडेंट्स आर प्रेफर्ड। इसमें मैं समझता हूँ कि ये दोनों चीजें जो ये परसेप्शंस हैं, अगर आप नंबर्स को देखें तो शायद ये आपको कहीं पे लगता है कि ये ठीक भी होंगी, पर अगर उसके पीछे रीजंस ये नहीं है, रीजंस इसके पीछे बड़ी स्ट्रक्चरल है। देखें जब हम अप्लाई कर रहे थे उससे कुछ 2, 4, 5 साल पहले तक ये बात ठीक थी कि कुछ 1-2 स्कूल थे जिनसे लोग बहुत ज्यादा आते थे। उसकी रीजन ये नहीं है कि वो उन स्कूलों को दे रहे थे और बाकियों को नहीं दे रहे थे। एक्चुअली
उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि हर जगह से लोग अप्लाई नहीं करते थे। अब अगर वो जो 2 स्कूल जिनकी हम बात जेन में रख के कह रहे हैं, वो अगर वहां से 50 एप्लीकेशन आ रही हैं और बाकी सारे शहर से, बाकी पूरे मुल्क से 10 आ रही हैं, तो ऑब्वियसली वहां से ज्यादा लोग सिलेक्ट होंगे, राइट? एक ये चीज है। दूसरा ये है कि जो जेंडर की बात है वो उनके उनके मुताबिक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसमें भी मसला ये है कि फीमेल स्टूडेंट्स हमारे यहाँ कम अप्लाई कर रहे होते हैं, इसलिए हम जितनों को जानते हैं वो हमें लगता है कि यार ये ज्यादा सिलेक्ट हो गए हैं और मेल कम हुए हैं। वजह यह है कि मेल एप्लीकेंट बहुत ज्यादा होते हैं। सो ये एक छोटा, और ये दोनों पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, इट्स नॉट समथिंग के जो फुल ब्राइट के साथ हम एसोसिएट करेंगे वो कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। आई डोंट थिंक ऐसा है। मैं आई टोटली एग्री विद और चीज भी ऐड करना चाहूंगा उस्मान साहब की बात पे कि हम लोग अप्लाई नहीं करते, उसकी मेन रीजन है जीआरई। हम लोग जीआरई जो है वो रिक्वायर्ड है, और हम लोग सोचते हैं कि जीआरई अगर देंगे बहुत टफ एग्जाम है और इस एग्जाम की वजह से मेरा फुल ब्राइट कभी होगा नहीं। तो मैं आपको एक बात कहूँ, उनको कोई जीआरई का स्कोर, मतलब मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका बहुत लो स्कोर था, 280s में लोग सिलेक्ट हुए, या 280s में आई नो पीपल, या उनका पीएचडी में भी हुआ है, उनका मास्टर्स में भी हुआ है। तो जीआरई इज जस्ट अ रिक्वायरमेंट, और बेसिकली यहाँ पे यूएस में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि जीआरई उनकी रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है एडमिशन के लिए। तो आजकल वो भी वेव ऑफ हो रही है, लेकिन फुल ब्राइट के लिए ये जीआरई एक रिक्वायरमेंट है, और जीआरई दें, जो भी स्कोर आए गो फॉर इट। मतलब पहले से अपने आप को एज अ फेलियर समझना कि मैं पास नहीं हो सकता इस टेस्ट में, या मुझे फुल ब्राइट नहीं मिल सकता, पहले से गिव अप कर देना, ये भी एक रीजन है हमारी सोसाइटी में कि हम पहले से ही गिव अप कर लेते। अच्छा, फाइनली फुल ब्राइट के बेनिफिट्स पे कुछ बात कर लेते हैं। कि एक तो जैसे उस्मान साहब ने कहा कि यूनिवर्सिटीज को सर्च नहीं करना पड़ता, दे टेक केयर ऑफ दिस थिंग, और जो है ऑफ कोर्स फंडिंग अच्छी है। इसके अलावा क्वालिफाई करने के बाद, डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि आगे कैरियर में मिलते रहते हैं। आई थिंक जो सबसे बड़ा है वो ड्यूरिंग योर प्रोग्राम भी रहता है और आफ्टर योर प्रोग्राम भी रहता है, वो नेटवर्किंग है। मतलब आई नो Zarg साहब बिकॉज ऑफ फुलब्राइट, बिकॉज अदरवाइज वी माइट हैव आवर वेज माइट हैव नेवर क्रॉस्ड। So and I personally believe I have met like dozens of people who are very dear to my heart because of the Fulbright. So Fulbright आपको बहुत एक बहुत बड़े नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देता है। तो वो लोग, मतलब वो आपको इनफॉर्मली बहुत फायदा देता है। मतलब हम कहीं जा रहे हैं तो हमें पता होता है कि यार वहां पर वो हमारा जो है ना दोस्त वहां पर है, या वो वाला फुलब्राइटर वहां पर है। सो जो नेटवर्किंग है, और लाइक वी कैन नॉट ऑब्वियसली ओवर एम्फसाइज नेटवर्किंग, हमें पता है सबको कि उसका कितना इंपॉर्टेंट है वो किसी भी प्रोफेशन के अंदर। सो नेटवर्किंग इज परहैप्स द बिगेस्ट एडवांटेज दैट फुलब्राइट ऑफर्स यू वंस यू आर सिलेक्टेड। मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो अगर पीएचडी में देखा जाए तो आपको जो फंडिंग मिलती है वो आप जब यहाँ पे आते हैं तो आप एक बादशाह होते हैं यूएस में, क्योंकि आप जिस प्रोफेसर के पास भी जाएंगे वो आपको ना नहीं कहेगा, क्योंकि ही इज नॉट गिविंग फ्रॉम हिज पॉकेट। तो वो अपने रिसर्च से आपको पैसा नहीं दे रहा, आप फंडिंग फुलब्राइट से ला पीएचडी के लिए, राइट? और आप जो है किसी भी प्रोफेसर को चूज कर सकते हैं और उसके साथ काम कर सकते हैं, और आपको कोई ये टेंशन नहीं होती कि मेरी फंडिंग खत्म हो जाएगी, कल को मुझे यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, अगर मैं खुदा ना खास्ता मुझे किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आ गई तो फुलब्राइट आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। दूसरी बात, यहाँ पे जब आप आते हो तो यहाँ पे फुलब्राइट कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, जो कि एक्सचेंज कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जिसमें आप बेसिकली सिर्फ पाकिस्तान के फुलब्राइटर्स नहीं होते, आप पूरी दुनिया की फुलब्राइटर्स के साथ होते हो। मुझे याद है मैं एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गया था जो कि मेरे इंटरेस्ट में है, और मैं उस म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में नेशनल गया और कोई 25 कंट्रीज से फुलब्राइटर्स आए हुए थे, और वो पूरा कॉन्फ्रेंस जो है एक म्यूजिक थीम के ऊपर था, जो कि मेरे लिए काफी इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। तो वो इस तरह के एक्सपीरियंसेस फुलब्राइट आपको प्रोवाइड करता है इवन इन द यूएस। उसके अलावा आपको अकोमोडेशन से लेकर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसी इट्स लाइक वो आपके फादर फिगर जैसे होता है। तो आप अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप ईमेल कर देते हैं अपने एडवाइजर को। यहाँ पे यूएस में भी आपको एडवाइजर्स मिलते हैं आईआई की तरफ से, फुलब्राइट की तरफ से, जो कि अगर आपको कोई मसला हो तो आप उनको डायरेक्ट मेल कर दें और वो उसी टाइम आपको मेल का जवाब दे देते हैं। और आप जो है यहाँ पे एक बहुत एलीट सोसाइटी में रहते हैं। मतलब मैं वॉशिंगटन में घूम रहा हूँ तो मुझे अगर कोई जानता हो, मैं उसको कह दूं कि मैं फुलब्राइट स्कॉलर, तो वो मुझे बहुत बड़ी नजर से देखता है
कि यार आप माशाल्लाह से फुलब्राइट अवेल करके आए हो, ये इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप, और मतलब इट्स अ वेरी, यहाँ के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है फुलब्राइट के, और मतलब जो आपने बात की। ठीक है उस्मान साहब एंड ज़रक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। उम्मीद है कि आपके डिस्कशन से जो इस साल के एप्लीकेंट्स हैं और जो फ्यूचर के एप्लीकेंट्स हैं, यकीनन ये उन्होंने कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा। तो नाजरीन, जो इनकी बातों से बात निकलती है वो सब ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट और आपके ऑब्जेक्टिव्स। और ये लिखते वक्त प्लीज़ बी योरसेल्फ, क्योंकि फिर आपने इंटरव्यू में भी जाना है और इंटरव्यू में आपने साबित करना है कि आप इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। और तैयारी करने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने आप में डाइवर्सिटी पैदा करें, जीआरई में ज़रूर अटेम्प्ट करें, और जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लें, कुछ वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सकें तो वो भी गेन करें। ये तमाम चीज़ें जो है आपके चांसेस जो है इम्प्रूव करेंगी। इंशाल्लाह दोबारा इन लोगों के साथ और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे दोबारा डिस्कशन के लिए हाजिर होंगे। फिलहाल तालीम तस्वीर से खुदा हाफिज़।